हेलो दोस्तों, नमस्कार। नर्सिंग नोट्स में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए कंप्लीट फ्री नर्सिंग फाउंडेशन सीरीज़, जिसमें आपको नर्सिंग फाउंडेशन के छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा टॉपिक तक आपको कंसेप्ट बेस स्टडी करवाई जाएगी और एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो भी पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी आपको इस सीरीज़ के दौरान बताए जाएंगे। और ये सीरीज़ के सारे वीडियो देखने के बाद में हम कह सकते हैं कि आपको एनक्लेक्स तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नर्सिंग फाउंडेशन के लिए इतना काफ़ी है। नर्सिंग फाउंडेशन के जो भी वीडियो है नर्सिंग फंडामेंटल के, इसके बाहर कुछ भी नहीं जा सकता, ये हम कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस की। एसिड बेस इम्बैलेंस में शुरुआत करने से पहले हमें सिंपली एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बारे में पता रहना चाहिए। एसिड वे सॉल्यूशन या वे होते हैं जिनमें जो H+ आयन कंटेन करते हैं, जिनके पास H+ आयन रहता है। दे डोनेट H+ आयन, जो H+ आयन को डोनेट करते हैं। दे एक्सेप्ट OH आयन, OH आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। pH जिनकी लेस देन 7 रहती है और इनका टेस्ट होता है सोर, खट्टा इनका टेस्ट होता है। ये होते हैं एसिड। फिर बात करते हैं बेस की। बेस दे कंटेन OH, दे डोनेट OH, दे एक्सेप्ट H+ आयन, pH मोर देन 7, टेस्ट बिटर, इनका टेस्ट होता है कड़वा। हम कह सकते हैं हमें बस याद रखना है एसिड अगर याद रखोगे तो बेस अपना आप याद रहने लग जाएगा। हम उल्टा कर सकते हैं, जैसे हम एसिड में दे कंटेन H+ आयन, दे कंटेन OH+ आयन, दे डोनेट H+ आयन, दे डोनेट OH+ आयन। उल्टा, पूरा उल्टा रहता है। एसिड में हम मेनली ये रखते हैं pH एसिड की रहती है 7 से कम और बेस की रहती है 7 से ज़्यादा pH। बात करते हैं pH स्केल क्या होती है। pH स्केल मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ किसी विलियम या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं pH स्केल वही होती है जिसमें हम हाइड्रोजन आयन देखते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसको pH स्केल के अंदर हम यही देखते हैं। pH स्केल का सिंपली एक मतलब आ सकता है एक सूत्र कि pH स्केल का सूत्र क्या होता है, तो पूछ सकते हैं ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन देके। तो एक ये याद रखना, log 1+1/H+, ये सूत्र है pH का। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है pH स्केल की, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो मैंने पहले बताया था एसिड के बारे में, 7 से कम होती है pH, बेस की 7 से ज़्यादा pH होती है। 7 न्यूट्रल होता है। pH स्केल का जो स्कोर होता है 0 से 14 होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, छोटे मोटे एग्जामों में आ रखा है क्वेश्चन कि pH स्केल का रेंज क्या होती है, 0 से 14, ना कि 1 से 14। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम इसके बारे में, रेगुलेशन ऑफ बेस। हमारी बॉडी में एसिड बेस का रेगुलेशन कैसे करते हैं। जो हमारी बॉडी है वो, अगर हमारी बॉडी में एसिड या बेस इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करेगी, प्राइमरी जो क्या एक्शन या रिएक्शन रहेगा बॉडी का। तो हम इसमें 3 प्रकार से हमारी बॉडी रेगुलेट करती है एसिड बेस इम्बैलेंस को। पहला हम केमिकल रेगुलेशन के द्वारा, दूसरा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन द्वारा और तीसरा पोटेशियम एक्सचेंज के द्वारा। 3 रेगुलेशन के द्वारा हमारी बॉडी रेगुलेट करती है एसिड बेस इम्बैलेंस को। फिर बात करते हैं हम केमिकल रेगुलेशन की। केमिकल रेगुलेशन में क्या होती है। केमिकल रेगुलेशन एक इमीडिएट रेगुलेशन दैट करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस विद इन सेकेंड। केमिकल रिएक्शन होती है वो एक इमीडिएट रिएक्शन होती है और ये विद इन सेकेंड में रेगुलेट कर देती है एसिड बेस इम्बैलेंस को, और ये बफर के द्वारा होती है। केमिकल रिएक्शन बफर के द्वारा होती है। बफर क्या होता है। बफर ए केमिकल सब्सटेंस दैट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज हाइड्रोजन आयन और करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस। बफर होते हैं जो H+ आयन को डोनेट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये इनकी ज़रूरत पड़ने पर होती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब कर देंगे। ऐसे मतलब इनको बफर बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में कितने प्रकार के बफर हैं। हमारी बॉडी में 4 प्रकार के बफर हैं मेनली। देयर आर 4 बफर सिस्टम इन बॉडी या ब्लड। तो पहला है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ये सबसे प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट बफर यही है।
सबसे ज़्यादा एसिड बेस इम्बैलेंस रेगुलेट करता है ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ही करता है। दूसरा होता है फॉस्फेट बफर। तीसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन भी एक बफर की तरह काम करती है। चौथा होता है हीमोग्लोबिन। तो बात करते हैं फर्स्ट बफर की, जो होता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, और सबसे इम्पोर्टेंट बफर है। इसके द्वारा ही एसिड बेस इम्बैलेंस रेगुलेट होता है। तो इसको समझने से पहले हम एक सिंपल सी रिएक्शन समझते हैं। इसको समझने के बाद में आपको ये भी समझ में आ जाए कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड कैसे मतलब काम करते हैं एसिड या बेस इम्बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए। तो पहले CO2 है। CO2 क्रिया करेगी वाटर के साथ, H2O के साथ, और एक बनाएगी एसिड H2CO3। ठीक है, H2CO3 बनाएगी। H2CO3 वापस एक क्रिया करेगा जिसमें ये H+ आयन को त्यागेगा और ये HCO3 बनाएगा, जो कि बाइकार्बोनेट है। अब ये तो क्या है, एसिड है, लेकिन ये वीक है, और ये भी बेस है, ये वीक बेस। ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर। फिर बात करते हैं एसिडोसिस की। एसिडोसिस में होता है H+ HCO3। अगर पेशेंट मतलब हम कह सकते हैं कि पेशेंट के ब्लड में अगर एसिडोसिस हो रखा है, तो एसिडोसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक बेस के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा एक वीक एसिड बनाएगा, जिसको बोलते हैं H2CO3। H2CO3 ये जाएगा लंग्स में और CO2 रिलीज़ करेगा, और H2O वाटर बनेगा। वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो इस तरीके से एसिडोसिस रेगुलेट होता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के द्वारा। फिर बात करते हैं एल्कलोसिस। अगर किसी पेशेंट में एल्कलोसिस हो रखा है तो कैसे होता है। एल्कलोसिस, हमारे बॉडी में एल्कलोसिस हो गया तो मतलब OH आयन की मात्रा ज़्यादा हो गई। OH आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है। दोनों क्रिया करेंगे, H+ आयन को डोनेट करेंगे। H+ आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCO3 वीक बेस है, और HCO3 किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के द्वारा रेगुलेशन। फिर बात करते हैं आवर बॉडी मेंटेन आर्टेरियल pH ब्लड इन बिटवीन 7.35 टू 7.5। आर्टेरियल मतलब आर्टरी में जो ब्लड की pH होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे आर्टेरियल ब्लड pH कितनी होती है। आर्टेरियल ब्लड pH होती है 7.35 टू 7.45। और ये भी एक रेशियो भी पूछते हैं इसके बारे में कि हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का क्या रेशियो रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ये भी देखो मैंने भी हाईलाइट कर रखा है इसको क्वेश्चन को, मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको रेशियो को कैसे मतलब इसका रेशियो होता है 20:1। 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट के होते हैं, जो कि 24 MEQ/लीटर रहते हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स रहता है वो H2CO3 यानी बाइकार्बोनिक एसिड का रहता है, कार्बोनिक एसिड का रहता है, जो होता है 1.12 MEQ/लीटर। ये याद रखना, 24 MEQ, 21 H2CO3, और ये ज़रूरी है। रेशियो भी ज़रूरी है। 20 मॉलिक्यूल्स HCO3 के रहेंगे और एक मॉलिक्यूल H2CO3 का रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर होते हैं वोलेटाइल एसिड, नॉन वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड CO2 कंटेन करते हैं। ठीक है, और ये लंग्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसमें 13,000 से लेकर 30,000 MEQ वोलेटाइल एसिड एक्सक्रीट करते हैं लंग्स पर डे। 13,000 से लेकर 30,000 MEQ/लीटर वोलेटाइल एसिड एक्सक्रीट करता है लंग्स। नॉन वोलेटाइल ये रेगुलेट होते हैं किडनी से, और ये 50 MEQ नॉन वोलेटाइल एसिड एक्सक्रीट करती है किडनी पर डे। 50 MEQ नॉन वोलेटाइल एसिड एक्सक्रीट करती है किडनी। फिर बात करते हैं फॉस्फेट आयन की। फॉस्फेट ये दूसरा बफर है। पहला बफर हमने पढ़ लिया था बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, दूसरा बफर है फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसे रिएक्शन करता है, फॉस्फेट का सूत्र होता है ये PO4-। अब एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में H+ आयन ज़्यादा रहते हैं हमारी बॉडी में। H+ आयन क्या करता है,
मिलकर ये बनाएगा मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट से मिलकर ये बनाएगा H2PO4 जो हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, एल्कलोसिस में होता है OH ज़्यादा रहते हैं, इसमें ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये मिलके बनाएगा H2O प्लस एक मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। इस तरह से फॉस्फेट हमारी फॉस्फेट ऑफर है, ये एल्कलोसिस या एसिडोसिस को रेगुलेट करता है। फिर बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन एक नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है और ये एक्ट एज बफर। एल्बुमिन एक नेगेटिव चार्ज ये प्रोटीन है जो बफर की तरह ही काम करती है। अगर इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेंगे तो हाइड्रोजन आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगी और OH को ज़्यादा रहेंगे तो OH को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बफर है और एक ये इसमें एक क्वेश्चन होता है कि हेम्बर्ग फिनोमिना क्या होता है। हेम्बर्ग फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने भी इसको और आप भी हाईलाइट कर ले इसको। इसके बारे में देखते हैं ये क्या करता है। हीमोग्लोबिन रेगुलेट करता है एसिड बेस इम्बैलेंस को दो जगह से, एक तो ये प्लाज्मा ब्लड में और एक ये लंग्स में भी रेगुलेट करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू रेगुलेट, मतलब हीमोग्लोबिन रहता ही आरबीसी में, तो ये आरबीसी इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। तो हम एक देखते हैं, एक आरबीसी है जो कि प्लाज्मा ब्लड में, तो इसमें क्या CO2 आरबीसी क्या करेगी, CO2 को अपने अंदर डिफ्यूज़ करेगी। डिफ्यूज़ करने के बाद में CO2 प्लस H2O मिलकर बनाएंगे H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है। वीक एसिड ये कार्बोनिक एक एनहाइड्रेज रिएक्शन होगी जिसके बाद ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा HCO बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन में टूट गया, ये हाइड्रोजन आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला जाएगा और क्लोरीन अंदर आ जाएगा। हाइड्रोजन, या आप पूछ सकते हो कि बाइकार्बोनेट बाहर कैसे गया, क्लोरीन अंदर कैसे गया। ये एक नॉर्मल थिंग्स है, मतलब क्लोरीन और हाइड्रो बाइकार्बोनेट के बनती नहीं है, ये समझ लो आप। जहाँ HCO3 रहेगा वहाँ क्लोरीन नहीं रहेगी और जहाँ क्लोरीन रहेगा वहाँ HCO3 नहीं रहेगा, बस ये दोनों की बनती नहीं है। तो जैसे ही क्लोरीन अंदर आएगी तो HCO3 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे हम देख सकते हैं मेनली एसिडोसिस में होती है ये रिएक्शन। फिर बात करते हैं अगर पेशेंट एल्कलोसिस में हो तो एल्कलोसिस में क्या होते हैं, HCO3 ज़्यादा हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर जाएंगे तो क्लोरीन बाहर आ जाएगा। क्लोरीन बाहर आएगा तो आरबीसी में जो H+ आयन है वो क्रिया करके बनाएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 बनाएंगे, जो H2CO3 बन के लंग्स में जाएंगे तो H2CO3 अपने आप ब्रेक डाउन होगा दो चीज़ों में, एक तो वाटर बनाएगा जल H2O बनाएगा और एक बनाएगा CO2। जो CO2 लंग्स के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाएगी और H2O रह जाएगा जो न्यूट्रल होता है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन एसिड इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। ठीक है, अब है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक क्लोराइड शिफ्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन। क्लोराइड शिफ्ट से एक क्वेश्चन आया है क्लोराइड शिफ्ट से कि क्लोराइड शिफ्ट अकर इन रेस्पॉन्स टू, क्लोराइड शिफ्ट किसके रेस्पॉन्स की वजह से होती है, अकर्स इन रेस्पॉन्स टू, क्लोराइड रिएक्शन होती है H2CO3 के रेस्पॉन्स से, H बाइकार्बोनेट के, हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं। क्यों होती है मैंने आपको बताया था, HCO3 और क्लोरीन के बनती नहीं है आपस में, जहाँ क्लोरीन रहेगा वहाँ बाइकार्बोनेट आयन नहीं रहेगा, जहाँ बाइकार्बोनेट आयन रहेगा वहाँ क्लोरीन नहीं रहेगी। सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आंसर होगा HCO3। फिर बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के द्वारा बाय लंग्स फ्यू मिनट और रीनल मैकेनिज्म के द्वारा ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में दो ही ऑर्गन काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन मुख्य भूमिका निभा करते हैं। तो मुख्य भूमिका दो ही ऑर्गन निभाते हैं, एक तो लंग्स निभाता है, दूसरा किडनी निभाती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एसिड इम्बैलेंस में मुख्य ऑर्गन कौन कौन होते हैं जो इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं एसिड इम्बैलेंस को। तो एक तो लंग्स होता है और एक किडनी रहती है।
रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये मतलब फ्यू मिनट तक चलता है। फ्यू मिनट तक क्यों चलता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी हम सांस लेते हैं वो एक रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा लेते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर हम सांस लेंगे तेज़ी से तो थक जाती है मतलब फैटिग हो जाती है, जिसके बाद में व्यक्ति धीरे धीरे सांस लेना कम कर देता है। ठीक है। और रीनल मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे चलता रहता है। तो एसिडोसिस में क्या होगा? रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाएगी एसिडोसिस में। पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी और जो डेप्थ मतलब सांस की गहराई है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब सांस गहरी लेगा और रेट बढ़ाएगा। ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस में है पेशेंट, तो ये रेट भी बढ़ा देगा अपनी और डेप्थ भी बढ़ा देगा। जब तक बढ़ाएगा कि तब तक पेशेंट मतलब करेक्ट नहीं हो जाए तब तक। एल्कलोसिस में क्या होता है? रेट कम कर देगा और रेस्पिरेशन डेप्थ भी कम कर देगा। इसका एसिडोसिस का उल्टा है। एक याद रख लो दोनों में से, दूसरा अपना आप याद रह जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है कि एसिडोसिस के पेशेंट में हमें कौन सी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलता है? तो एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है और एल्कलोसिस में हमें हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे आगे। अगर पेशेंट ज़्यादा ही हाइपर वेंटिलेट करेगा तो फिर वो एल्कलोसिस में चला जाएगा। अगर पेशेंट ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करेगा तो एल्कलोसिस में चला जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। और ज़्यादा ही कम हाइपो वेंटिलेट करेगा तो वापस एसिडोसिस में चला जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में ऐसा होता है, लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा ही, अगर आप नॉर्मल हो, अगर ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट हो जाओगे तो आप में एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप सांस कम ले रहे हो, धीमे धीमे सांस ले रहे हो, नॉर्मल हो, तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है। ये तो हमने बताया जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन मतलब एक हद तक रहता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। ठीक। फिर बाद में बात करते हैं रीनल मैकेनिज्म की। रीनल मैकेनिज्म कितनी लॉन्ग टर्म है, ओवर्स डे तक चलता है। एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देती है और यूरिन की पीएच अगर 6 से कम हो जाती है। एल्कलोसिस में HCO3 आयन को एक्सक्रीट कर देती है जिसमें पीएच लगभग 8 के बराबर हो जाती है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया। फिर बात करते हैं नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछ भी रखा है। अगर आपको एवरेज पूछे तो 6 बताना है और आपको अगर रेंज दे रखी है तो 4.8 से लेके 8 तक बताना है आपको। ठीक है। पोटेशियम एक्सचेंज रेगुलेशन मैकेनिज्म। पोटेशियम एक्सचेंज रेगुलेशन मैकेनिज्म, पोटेशियम भी एसिडोसिस में और एल्कलोसिस में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो एसिडोसिस में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है। एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया होता है। ये ध्यान रखना, पूछते हैं कभी कभी कि पेशेंट एसिडोसिस में है। क्वेश्चन ऐसा आता है, एक पेशेंट है एसिडोसिस में है, आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को मतलब इम्बेलेंस होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा एच अंदर से आप कौन सा बताओगे? तो इसमें पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस होगा एसिडोसिस में, और एल्कलोसिस में भी पोटेशियम होगा। एसिडोसिस में पोटेशियम बढ़ जाएगा, एल्कलोसिस में पोटेशियम घट जाएगा। सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो 3.5 से 5 mg/L होता है। ये नॉर्मल वैल्यू की एक अलग से क्लास क्लास होगी, लेकिन एक बार आप याद रख लो, आगे है तो मैं बता देता हूँ। 3.5 से 5 mg/L तक होती है। पोटेशियम शुड बी क्लोजली मॉनिटर इन एसिड बेस इम्बेलेंस। पोटेशियम हमें क्लोजली मॉनिटर करना रहता है एसिड बेस इम्बेलेंस में। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो हमें करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट हम किससे करते हैं? नॉर्मली 2-3 तरह के मेथड होते हैं। एक तो हम उसको साल्बुटामोल से नेबुलाइज करवा सकते हैं, दूसरा हम D25 में इंसुलिन देते हैं, मेनली 10 यूनिट इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन क्यों देते हैं? इंसुलिन इसलिए देते हैं कि इंसुलिन जो पोटेशियम है उसको आरबीसी के अंदर भेजता है, या सेल के अंदर भेजता है और HCO3 बाहर निकलता है। ठीक है। इसलिए हम इंसुलिन देते हैं पोटेशियम को करेक्ट करने के लिए। एसिड बेस इम्बेलेंस के जो डिसऑर्डर है वो आगे पढ़ेंगे हम। एसिड बेस इम्बेलेंस के डिसऑर्डर है अगर एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बेलेंस के डिसऑर्डर होते हैं।
प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे और ये हमारी नर्सिंग फंडामेंटल की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। गारंटी लेते हैं, गारंटी क्या, हम गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं ले सकते, लेकिन हम ये कह सकते ज़रूर हैं कि आप अगर ये सारे लेक्चर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नर्सिंग सीरीज़ के वो अगर देख लो तो हम गारंटी लेंगे जो नोट सेट आएगा उस नोट सेट में आपको नर्सिंग फाउंडेशन के लिए बस ये वीडियोस देखने एक बार देख लो, या इसके जो मेरे नोट्स हैं वो साथ में नोट्स भी बना लो। दूसरी किसी बुक्स में, किसी कोचिंग के नोट्स में, किसी दूसरे के वीडियो देखने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सारे एक बार आप ये सीरीज़ देख के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, गारंटी है सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।